नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इन दिनों सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान दिन रात बीएसएफ के स्थापना दिवस की तैयारी में लगे हैं। आपको बता दें कि पहली बार 1 दिसंबर को होने वाले बीएसएफ के स्थापना दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली से बाहर जैसलमेर में मनाया जाएगा। जैसलमेर शहीद पूनम स्टेडियम में इसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनके यहां आने का आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। तब से हर साल स्थापना दिवस समारोह दिल्ली में ही आयोजित होता रहा है, लेकिन पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर में करीब 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। इसमें जवान अपने साहसिक कारनामे तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इस दौरान डॉग शो और राइजिंग परेड भी होगी। खास बात यह है कि इस बार आजादी के अमृत महोत्सव का भी मौका है, लिहाजा बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम की भव्यता पहले से कहीं ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 21 नवंबर को होने वाले संभावित दौरे को लेकर खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़ाऊ गांव पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने यहां न केवल हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा लिया, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रशासन गाँव के संग अभियान को देखते हुए संभावित दौरा जिले में हो सकता है। इस दौरे के दौरान बड़ाऊ में मुख्य कार्यक्रम रखा जाएगा। इसे लेकर सभी अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री आते हैं तो खेतड़ी और बड़ाऊ के विकास के लिए नई सौगात मिल सकती है। बाबू 21 तारीख का उनका विजिट है, ये प्रशासन गाँव के संघ कार्यक्रम का, तो अभी उसकी तैयारियों के बारे में सभी अधिकारीगण, जिला कलेक्टर और एसपी आए हुए हैं। अभी 400 केवी का जीएसएस है, 2200 करोड़ बीघा जमीन भी अवॉप्त हो गई है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी में हम उनसे आग्रह करेंगे कि ये डिस्टेंट एरिया है बड़ाऊ, इसमें वो यहाँ पे उसको तहसील का दर्जा दें। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से बने नोह कचरा प्लांट में कचरे का निस्तारण आग लगाकर किया जा रहा है और आग से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इस धुएं की वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को अब जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से प्रदूषण वाले कार्यों को न किया जाए, लेकिन फिर भी सभी नियम और कायदों को ताक पर रखकर नोह कचरा प्लांट में कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ आसपास के लोगों और शहर के लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। इतना ही नहीं, कचरे से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से आसपास में मौजूद पक्षियों की भी मौत हो रही है। भरतपुर शहर के पूरे कचरे को यहाँ नोह कचरा घर में लाया जाता है, लेकिन यही नोह कचरा घर भरतपुर शहर वासियों की सांसों में जहर घोल रहा है। कोचिंग नगरी कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इस बार चोरों ने 3 बत्ती चौराहे पर 3 चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया और करीब 25,000 की नकदी समेत कई कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। खास बात यह है कि चोर मात्र 10 मिनट में ही पूरी घटना को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर भाग निकले और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई। रिकॉर्डेड तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 3 चोर आते हैं और मौका देखकर मेडिकल स्टोर का शटर खोलते हैं। फिर एक चोर शटर के अंदर जाता है और बाकी के 2 चोर बाहर पहरा देते रहते हैं। इसके कुछ ही देर बाद चोर चोरी कर वहां से भाग निकलते हैं। पीड़ित मेडिकल स्टोर के मालिक ने दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। 3 व्यक्ति आए और शटर को ऊंचा करा, उसमें से 2 आदमी तो दोनों साइड रोड के दोनों साइड हो गए और एक आदमी लेटते हुए अंदर घुस गया दुकान के अंदर। उसके बाद उसने सारे जितने भी गल्ले थे वो चेक करे, जिस गल्ले में पैसे थे तो उस गल्ले में जो भी सामान था, पैसे, कागज और भी जो भी चीजें थी।
मरुधरा के कई इलाकों में गुरुवार से ही मौसम का रुख बदल गया है और यहाँ मावठ की बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही मावठ की बारिश की वजह से तापमान और गिर गया है और यहाँ जोरदार सर्दी की शुरुआत हो गई है। मावठ की बारिश की वजह से कई जगह खेतों में पानी भर गया है। इस पानी को लेकर कुछ किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है, तो कई किसान इसे नुकसान के हिसाब से देख रहे हैं। व्यापारियों को मिला के 20 से 25 लाख से कम का नुकसान नहीं है ये। और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, जो इतनी तेज बारिश आई है, जो वहाँ किसानों का गीला माल जो व्यापारियों ने लिया था उसे सड़क पे सुखाया। मावठ की बरसात से आने वाली रबी की फसलों में गेहूं, चना, अजवाइन, मसूर, मेथी, सरसों को फायदा मिलने की उम्मीद है। निश्चित तौर से दूसरी और बात की जाए किसानों की, तो लगातार इस तरीके से हो रही बारिश की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कि टमाटर की खेती की बात की जाए या अन्य प्रकार की जो खेतियां जो इस बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है, उससे खासा नुकसान पहुंचेगा। निश्चित कई जगह इस बारिश की वजह से खुले में रखे अनाज के खराब होने की भी खबर आई है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के 2 जिले कासगंज और अमेठी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। वहां अवैध शराब के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और 2 लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई लीटर शराब को बर्बाद कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए कासगंज के एक गांव पहुंचे पुलिस वाले और आबकारी विभाग के लोग शराब से भरे डिब्बों को लाठी के जरिए जमीन पर गिराते दिखे। एक गांव में तो पुलिस ने छापा मारकर एक आदमी को उस वक्त पकड़ा जब वो शराब बना रहा था। यही नहीं, पुलिस गांव में अवैध शराब के कारोबारियों की घर घर जाकर तलाश करती दिखी। बताया गया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापा मारा और कई लीटर शराब को बेकार किया गया। ग्राम मक्थरा थाना सिड़पुरा में और नदी के किनारे ग्राम मक्थरा के अवैध शराब के विरुद्ध दबिश करते हुए करीब 80 लीटर शराब पकड़ी गई है और करीब 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। उधर अमेठी में भी पुलिस अवैध शराब पर सख्ती बरतती दिखी और अवैध शराब बनाने की सामग्री को लाठियों की मदद से जमीन पर फेंका गया ताकि उस सामान से अवैध शराब न बनाई जा सके। बताया गया कि वहां कई गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 52 लीटर अवैध शराब जब्त की और इस मामले में केस दर्ज किया। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास बद्रीनाथ हाईवे से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार खाई से होते हुए अलकनंदा नदी में जा गिरी। बताया गया कि हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते समय यह हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके लिए कार को नदी से बाहर निकालने के काम में फुर्ती दिखाई गई। अरे चलो यार, छुट्टी वो बताओ। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर एक नाव की मदद से नदी में उतरे और कार को रस्सियों से बांधने के बाद अपनी तरफ खींचने लगे। वहीं एक पहाड़ पर मौजूद कुछ लोगों ने भी रस्सियों की मदद से उस कार को नदी से बाहर निकालने में जी जान लगा दिया। आखिरकार इन लोगों की मेहनत रंग लाई, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि कार के अंदर से शव बरामद हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड के श्रीनगर से 4 धाम तक ऑल वेदर रोड बन रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पहाड़ कटे हुए हैं और दिन में भी गाड़ी चलाने में हादसों का डर बना रहता है। जबकि हरिद्वार के 2 चचेरे भाई आधी रात को केदारनाथ घूमने निकल पड़े, जिनकी कार खाई में गिरी, जिसमें बैठा एक युवक तो छिटक कर एक चट्टान पर गिरा, जबकि कार चला रहा युवक गाड़ी के साथ अलकनंदा में डूब गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक टोल नाके पर 10 से ज्यादा नकाबपोश लड़कों ने हमला बोल दिया। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई बदमाश हाथों में डंडे लिए तोड़फोड़ करते नजर आए। उन लोगों ने पहले काउंटर पर लाठियां भांजी और फिर वहां लगे कांच को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उनमें एक की नजर वहां लगी सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी तो उसने पूरी ताकत से एक डंडा कैमरे पर जड़ दिया। उन लोगों ने वहां लगे बैरियर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो अपनी जगह से उखड़ नहीं गया। इस बीच कुछ लोग टोल काउंटर के अंदर भी गुंडागर्दी करते नजर आए, जिससे टोल कर्मी घबरा गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। इतनी तोड़फोड़ के बाद भी वो लोग रुके नहीं। उन्होंने वहां मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन, फर्नीचर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। टोल प्लाजा के लोगों ने आरोप लगाया कि तकरीबन 15 मिनट तक हंगामा करने के बाद बदमाशों ने कैश काउंटर से पैसे लूटे और फरार हो गए। दरअसल उज्जैन इंदौर रोड पर जिस कंपनी का टोल टैक्स वसूलने का ठेका है, उसने कुछ महीने पहले पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की थी कि रोजाना सैकड़ों गाड़ियां
बिना टोल टैक्स दिए निकल जाती हैं और टोल नाके पर अगर उन्हें रोका जाए तो लोग कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर गोलियां चल गई। सरेआम हुई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस विवाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 लोग दिन दहाड़े बेखौफ होकर गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान ये लोग गाली गलौज भी करते रहे। कोई गल नहीं, टेंशन। इसके बाद कुछ देर तक केवल गोलियों की आवाज गूंजती रही। फायरिंग की वजह से घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए जबकि दीवारों पर भी निशान पड़ गए। पीड़ित परिवार ने दावा किया कि उधार में दिए 3 लाख रुपए मांगने पर आरोपी गाड़ियों से उनके घर आए और गाली गलौज के बाद फायरिंग शुरू कर दी। बुलाया उन्होंने ते वो गालों कड्ढन लग पिया। इस घटना में एक महिला सहित घर के 2 सदस्य जख्मी हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। गोली लगी हुई है, बाकी पर्चे ਦੇ ओपीनियन देने हैं, उस ओपीनियन देने के बाद अगली कार्रवाई। इसी गोलीकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई के पास दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक घिसटता चला गया। गनीमत थी कि वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था। लेकिन तब तक दूसरे जवानों ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि जिस आदमी के साथ ये घटना हुई वो अपने रिश्तेदार को ट्रेन में बैठाने के बाद वक्त रहते नीचे नहीं उतर सका क्योंकि ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो गई थी, जिसका अंदाजा उसे नहीं हुआ और फिर उसने चलती ट्रेन से उतरने का खतरा मोल ले लिया। गनीमत रही कि आरपीएफ के जवानों ने उसे देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। रेलवे की ओर से बार बार ऐसी चेतावनी जारी की जाती है। साथ ही हम भी आपसे अपील करते हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ना और उससे उतरना दोनों जानलेवा हैं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने रहते हैं और ऐसे हादसे होते रहते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ ड्रग्स केस की जांच में एनआईए भी शामिल हो गई है। नांदेड़ में 1 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए थे, जिसका कनेक्शन नक्सलियों से जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि एनआईए की टीम जांच में शामिल हुई है। एनआईए ने इसे लेकर जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है, जिनमें विशाखापट्टनम भी शामिल है, जहां एडवोकेट अन्नपूर्णा के घर पर छापा मारा गया। खबर है कि एनआईए को वहां से नक्सलियों से जुड़ा सामान मिला। यही नहीं, पता चला है कि एनसीबी की टीम इस मामले में नक्सलियों से जुड़े कनेक्शन की जांच के लिए आंध्र के जंगलों में पहुंच गए। उसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में गांजा पैदा किए जाने की खबर मिली और पता चला कि नक्सलियों की पूरी टीम इस काम में जुटी है। घना जंगल होने की वजह से एनसीबी छानबीन के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। हमारा मेजर प्रायोरिटी है कि सप्लायर को और उसके अलावा जो मेन किंग पिन है उनको इंटरसेप्ट करना। उसके बाद जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर ये पहले पे भी देखेंगे। आपको बता दें 15 नवंबर को एनसीबी ने सुबह सुबह नांदेड़ में गांजे से भरा ट्रक पकड़ा था और उसी के बाद से इस मामले की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी नांदेड़ पहुंच चुकी है। हैदराबाद में धान खरीदी के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहां भारतीय खाद्य निगम के रबी सीजन में पैदा हुई धान की खरीदी से इनकार करने के बाद शुरू हुए विवाद पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी के साथ धरने पर बैठ गए, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जैसे ही धरने वाली जगह पहुंचे, वहां पहले से प्रदर्शन कर रहे टीआरएस के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया। देश के नेता केसीआर जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन के दौरान मंच पर खड़े मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हाथ में हल पकड़े दिखे, जबकि उनके सामने टीआरएस के कार्यकर्ता हाथ में अपनी मांग से जुड़ी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। टीआरएस के धरने में मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के कई सांसद, सरकार में मंत्री और विधायक मौजूद रहे। चंद्रशेखर राव ने केंद्र की धान खरीद नीति पर सवाल उठाए और राज्य की 90% धान की खरीदने की मांग की। सीएम चंद्रशेखर राव ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर वो इस मुद्दे को दिल्ली तक ले जाएंगे।
जहां दुनिया का मेला लगा हो और वहां संगीत की महफिल भी सजी हो तो मजा दोगुना हो ही जाता है। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का रंग उस वक्त और भी रंगीन हो उठा जब सरस मेले के उद्घाटन पर संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरस मेले के उद्घाटन के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ट्रेड फेयर पहुंचे थे। उन्होंने यहां घूम घूम कर ट्रेड फेयर के स्टॉल का जायजा लिया और कहा कि देश दुनिया में आर्थिक विकास का जो दौर चल रहा है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना बेहद जरूरी हो गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव करता रहा है। इस दौरान गिरिराज सिंह के साथ राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे। भारतीय सेना ने कश्मीर के युवाओं के डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। सेना के HPCL सुपर 50 के पहला बैच के 12 महीने के कोर्स की शुरुआत हो गई है। इस कोर्स में नीट की तैयारी कराई जा रही है। सुपर 50 के पहले बैच में 20 युवतियां शामिल हैं। इन्हें कोचिंग देने के साथ साथ सेना की ओर से लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, रेस्ट रूम आदि सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खास बात यह है कि सेना की ओर से कोचिंग के लिए हाईटेक क्लास तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पहल के जरिए सेना की कोशिश है कि सुपर 50 बैच के लिए चुनी गई सभी 20 गर्ल्स कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के लिए हो सके। इन छात्राओं का सिलेक्शन 1800 छात्राओं के बीच से किया गया है। खास बात यह है कि पहले बैच के सभी छात्र छात्राएं ऐसे परिवारों से हैं जिनकी प्रतिवर्ष की आय 3 लाख रुपए से कम है। अगर हम वैसे बाहर जाएंगे एलन कोटा में तो हमें ऑलमोस्ट 15 लाख तक का खर्चा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो सब कुछ फ्री मिल रहा है। एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए उस चीज को गाइड करने के लिए ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। और हमारी क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती है, उसके बाद भी जो कोई डाउट रहता है तो उसके लिए डाउट क्लासेस अलग से होती है। सुरमई संगीत के साथ श्रीगंगानगर के राजौरी में पीर पंजाल चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। अखिल भारतीय स्तर के इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे राज्यों की 24 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन हिलव्यू क्रिकेट क्लब और जिला प्रशासन राजौरी की ओर से किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। आप इससे पीछे चले जाए 5-7 साल पहले तो राजौरी में मैचेस तो हुआ करते थे, लेकिन ये होता था कि 5-6 प्लेयर हम बाहर से मंगवा लेते थे और बाकी टीम पूरी हो जाती। को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें भी की गई। हिंसा भड़काने के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले वहां हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अमेरिका के दूतावास तक मार्च निकाला, लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही इस पृथ्वी पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इलेक्ट्रिक हमर की टेस्ट ड्राइव की। बाइडेन अमेरिका के मिशिगन राज्य में कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लांट का दौरा करने पहुंचे थे और यहीं वो कंपनी की CEO के साथ 4 टन से भी ज्यादा भारी इलेक्ट्रिक हमर में बैठे और खुद उसका स्टीयरिंग थाम लिया। CEO तो पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन ड्राइविंग सीट जो बाइडेन ने संभाल ली। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सामने खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आए। पहले तो बाइडेन ने बड़ी ही धीमे धीमे गाड़ी चलाई, लेकिन टर्न लेकर जैसे ही हमर मुड़ी बाइडेन ने गाड़ी दौड़ा दी। फिर तो हमर हवा से बातें करने लगी। इलेक्ट्रिक हमर चलाकर बाइडेन मजाकिया मूड में दिखे। उन्होंने शीशा नीचे किया और पत्रकारों से ऐसा सवाल कर डाला कि हर कोई हंसने लगा। असल में 4-5 दिन पहले ही बाइडेन सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 74 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कानून साइन किया है, जिसके तहत पूरे अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 5 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है। यूरोप के कोसोवो से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां स्पाइडरमैन, बैटमैन और हल्क जैसे दिखने वाले कलाकार बच्चों से मिलने पहुंच गए। इस पूरे कार्यक्रम का मकसद कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए फंड जुटाना था।
जिसके लिए सुपर हीरो जैसी ड्रेस पहनकर कुछ स्टंटमैन प्रिस्टीना के एक अस्पताल में पहुंचे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा है कि स्टंटमैन बच्चों से मिलने पहुंचा, लेकिन वो दरवाजे से अंदर नहीं आया। बच्चों से मिलने के लिए उसने एक रस्सी का सहारा लिया और अस्पताल की छत से लटककर नीचे बच्चों के वार्ड तक पहुंचा। उसने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। इसी तरह बैटमैन और बैटवुमन भी कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने पहुंचे। एक साथ इतने सुपर हीरो अपने सामने देख बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे ही नहीं, नीचे मौजूद अस्पताल का स्टाफ और कई दूसरे लोग भी उन्हें हैरानी से देखते नजर आए। नेपाल के ललितपुर में हफ्ते भर चलने वाले डांस ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पूरा हफ्ता चलने वाले इस फेस्टिवल को नेपाल में कार्तिक नाच भी कहा जाता है। नेपाल में हर साल ललितपुर में कार्तिक नाच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें नेपाली संस्कृति से जुड़े नाटकों का मंचन तो होता ही है, साथ ही नेपाली लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक नाच की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। उस वक्त कार्तिक नाच कार्यक्रम में लोगों को कहानियां सुनाई जाती थी। इन कहानियों में नेपाल की संस्कृति का वर्णन होता था। धीरे धीरे कहानियों के साथ साथ लोक नाटक और लोक नृत्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने लगे। नेपाल में कार्तिक नाच देखने के लिए हर साल लोगों की भारी भीड़ जमा होती है और विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग ललितपुर आते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।